वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं कुल्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जैसे कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि आज से उत्तराखंड विधानसभा में ई नेवा का प्रारंभ हो गया है। इसके समावेशन से सदन के कार्य संचालन में कतिपय आईटी अनुप्रयोग संबंधी भिन्नता दृष्टिगोचर हो सकती है। अतः मुझे उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 312 के अधीन इस सम्मानित सदन को सूचित करना है कि उत्तराखंड विधानसभा की नियम समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अधीन सृजित उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 में ई नेवा के माध्यम से सदन के कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन अथवा संशोधनों पर समयक विचारोपरांत उक्त नियमावली में संशोधन यदि कोई हो किए जाने तक ई नेवा के माध्यम से सदन कार्य संचालन वर्तमान में यथा प्रवृत्त नियमावली के अंतर्गत मान्य होगी तथा उसके संबंध में वही नियम लागू होंगे जो वर्तमान में यथा प्रवृत्त उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में हैं। मत संख्या 2। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस रजत जयंती वर्ष में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाई गई है। यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में यात्रियों को सुविधा हेतु मैप माई इंडिया एवं गूगल मैप के साथ हुए समझौते के आधार पर राज्य की रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी की सुविधा एम एप्पल गूगल मैप के माध्यम से आम जन को प्रदान की जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखंड सरकार को प्रदान किया गया। इस हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 में से 14 फरवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमारी सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों
द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था। इस बार राज्य पहले 7 स्थानों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का उत्तराखंड में राजपत्रित अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवा योजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध संसाधनों की युक्ति संगतिकरण के लिए नीति आयोग भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया। राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इंक्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मिलित है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्राविधान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की गई है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को 3,500 रुपये से 7,000 रुपये तक किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए गए जा रहे हैं, जिनमें चिन्याली सौड़, गौचर, कोटी कॉलोनी, श्रीनगर, फलसीमा, टाट्रिक, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा, मुंस्यारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई गतिमान के साथ ही प्रदेश में खनिजों के क्रय विक्रय हेतु ई-रवन्ना पोर्टल तैयार किया गया है। आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ईज ऐप को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा स्टेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस श्रेणी में नामित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किए जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किए जाने हेतु समर्थ पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य PM जनमन योजना के अंतर्गत बोक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क ससमय विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रगण्य राज्यों में सम्मिलित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकास खंड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज योजना के निर्माण से पेयजल आपूर्ति, सिंचाई हेतु पानी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एवं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनी सरकार परियोजना के अंतर्गत अनेक जन केंद्रित सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। अपनी सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग के नेस्डा फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचाना गया है। विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2000 से 2001 में प्रति व्यक्ति आय रुपये 16,232 थी, जो वर्ष 2023-24 में रुपया 2,46,178 हो गई है। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखंड का हर एक निवासी चिरंजीवी बने, हर महिला के सपनों को उड़ान मिले, युवाओं को रोजगार का संबल मिले, किसानों का मित्रवत कार्य हो एवं हम सब मिलकर आगे बढ़ते उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाएं। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
मत संख्या 3। माननीय मंत्री जी। अच्छा, कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी 2025 की बैठक में दिनांक 18 फरवरी 2025 से दिनांक 20 फरवरी 2025 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। फरवरी 2025 18 मंगलवार माननीय राज्यपाल का अभिभाषण। 2 श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ अपराह्न 3 बजे। 19 बुधवार अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना। 2 माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। 3 विधायी कार्य। 20 गुरुवार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण। 2 वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आय व्यय का प्रस्तुतिकरण अपराह्न 12:30 बजे। 3 विधायी कार्य। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी आज नहीं, मैडम व्यवस्था का प्रश्न है, सदन सहमत है। व्यवस्था का प्रश्न है, इससे रिलेटेड है। ये मेरा हक है। आपकी अगर आदेश होगा नहीं तो नहीं, लेकिन मेरा अधिकार है, मुझे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने नेवा को कोट करते हुए नियमावली की 312 नियम को कोट किया, क्योंकि ये सदन नियमावली से संचालित होता है। कभी कभी विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो उस विशेष परिस्थिति में आपको और सदन को नियमावली के नियमों को शिथिल करने का अधिकार है, जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां भी सामने आनी चाहिए। अभी आपने कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें हैं वो सामने रखी, जिसमें 2 दिन की चर्चा है माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, जबकि कार्य संचालन नियमावली का पेज नंबर 13 माननीय मंत्री महोदय, अध्याय 5 राज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा संदेश का नियम 20 विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा का 3 कहता है कि अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे, जो 4 दिन का होगा, ना कम ना ज्यादा। इसमें 4 दिन का होगा लिखा है, और 2 दिन का एजेंडा में हमको चर्चा का समय मिल रहा है। तो या तो कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो वो भी हमारे सामने आनी चाहिए, सरकार के सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए, या सरकार को जल्दी है या सामान्य सदन को जल्दी है, ये पता चलना चाहिए कि इस समय परिपाटी क्यों बना ली गई कि 3 बार इस सरकार का राज्यपाल का अभिभाषण आया है और तीनों बार वो जल्दबाजी में 2 दिन में या 1 दिन में ही पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके समक्ष इस नियमावली का उल्लेख करते हुए मेरा निवेदन है कि नियमावली, कार्य संचालन नियमावली का पालन होना चाहिए और अभिभाषण पर कम से कम 4 दिन की चर्चा होनी चाहिए, जिसमें सभी सम्मानित सदस्य अपनी क्षेत्रीय और प्रदेश की जनता की समस्याओं को ला सकें। मैं अपने यहाँ मंगलौर में मेरे यहाँ समस्याएं हैं, मैं उनको लाना चाहता हूँ। प्रदेश की चर्चा विषयों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ, वो 2 दिन में नहीं हो पाएंगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात ठीक है कि सदन नियमावली से चलता है, लेकिन ये भी ठीक है कि परंपराओं से ये सदन चलता रहा है, और सदन शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति ने जो अपनी सिफारिश की वो आपने कहा, मैंने उसके लिए आपसे अनुरोध किया कि जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश है जो आप द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई, उसको सदन की सहमति लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया है। कार्य मंत्रणा समिति भी उसी परंपरा का हिस्सा है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसी की जानकारी मेरे द्वारा सदन को दी जा रही है। माननीय प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है कि ये सदन सहमत हो, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष माननीय अध्यक्ष जी, हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए। इतना सारा ये क्या देता प्रतिपक्ष को भी सुनने को तैयार नहीं है। बताइए।